हेलो दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नो मोर पर। पिछले वीडियो में हम लोग पहले चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन दिया था उसको कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग आगे की चीज़ें जानेंगे, जिसमें कि पहला चीज़ हम लोग जानेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को शुरू करते हैं और इस पर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए क्या है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात कि प्रत्येक भाज्य संख्या को क्या किया जा सकता है, गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह जो गुणनखंड होगा यह अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होगा, अद्वितीय होता है। ठीक है, देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी भाज्य संख्या है, क्या है, कोई भी भाज्य संख्या है, उस भाज्य संख्या को हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात भाज्य संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंडित कर सकते हैं। आ रहा है बात समझ में। और उसमें जो भी संख्याएं आएंगी वो क्या होंगी, उस संख्या के लिए अद्वितीय होंगी। कहने का मतलब यह है कि वह जो संख्या होगा, कोई भी अगर भाज्य संख्या लेते हैं तो उसका गुणनखंड, जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पे 6 अगर कोई भाज्य संख्या लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, कोई संख्या 6, तो इसमें 2 और 3 के अलावा कोई दूसरा अद्वितीय संख्या नहीं आ सकता। कहने का दूसरा संख्या नहीं आ सकता, कहने का मतलब कि 6 के लिए 2 और 3 क्या है, एक अद्वितीय गुणनफल के रूप में रहेगा। आ रहा है बात समझ में। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय यही कहता है, अगर आसान लैंग्वेज में देखा जाए तो कोई भी भाज्य संख्या है उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं और उसमें आने वाला ये जो संख्या होगा यह क्या होगा, अद्वितीय होगा। कहने का मतलब कि इसके अलावा इसके गुणनखंड में और दूसरा संख्या नहीं आ सकता। आ रहा है बात समझ में। चलिए इस पर देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे कि मान के चलिए हमको क्या करना है, जैसे 96 का गुणनखंड लिखना है, जैसे क्या करना है, 96 का गुणनखंड लिखना है। तो 96 गुणनखंड में क्या होगा, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 ये होगा। देखिए 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, 24 दूना के 48, 48 दूना के 96 हो गया। तो कहने का मतलब है कि 96 का गुणनखंड हमने अगर लिखा इसको, इसका मतलब 2 के गो है, 5 गो, इसके बाद क्या है 3। तो कहने का मतलब कि 96 के गुणनखंड में 2 और 3 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आ सकता। यही कहता है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। आ रहा है बात समझ में। यहाँ पर एक बात और आप लोग को जानना होगा कि अंक गणित के एक राजकुमार, अंक गणित के राजकुमार के रूप में फ्रेडरिक गॉस को जाना जाता है। किसको कहा जाता है, फ्रेडरिक गॉस को। और इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय यूक्लिड से भी पहले इन्होंने बताया था। ठीक है, इन्होंने ही बताया था सबसे पहले इसके बारे में, इसलिए अंक गणित का राजकुमार गॉस, फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय में क्या होता है कि जो भी इसके गुणनखंड होंगे वो क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं। कहने का मतलब कि इसके अलावा इसमें कोई दूसरा गुणनखंड नहीं आ सकता। 96 के गुणनखंड में 2 और 3 के अलावा अब दूसरा कोई अभाज्य संख्या नहीं आ सकता। इसका कहने का मतलब यही है। आ रहा है बात समझ में। चलिए इसमें इसी पर आधारित एक और चीज हम लोग जानते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद हम इसको मिटाते हैं और इस पर आधारित कुछ और भी चीजें जानते हैं जिसको क्या कहा जाता है, गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष बनाना हम लोग सीखते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसी पर आधारित होता है गुणनखंड वृक्ष। जब तक आपको ये गुणनखंड नहीं आएगा अभाज्य गुणनखंड, तब तक गुणनखंड वृक्ष नहीं बनाना आएगा। तो सबसे पहले चलिए आपको अभाज्य गुणनखंड सिखाते हैं। इसको हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार छोटा सा कम समय में तुरंत अभी बता देते हैं, इसके बाद गुणनखंड वृक्ष हम क्या करेंगे, बता देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, इसके बाद हम लोग गुणनखंड वृक्ष को देखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, हमारा टॉपिक क्या रहेगा, गुणनखंड वृक्ष, फैक्टराइजेशन ट्री जिसको बोलते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन ट्री या फैक्टर ट्री जिसको कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फैक्टर ट्री। ध्यान रखिए, फैक्टर ट्री बनाने के लिए मतलब कि गुणनखंड वृक्ष बनाने के लिए आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड आनी चाहिए। क्लियर है। जैसे मान के चलिए कि अगर हम जैसे में देखते हैं ध्यान से, जैसे में हमको क्या करना है, ये भी क्या है, गुणनखंड वृक्ष क्या है, एक गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने का क्या है, एक तरीका है। आ रहा है बात समझ में। ध्यान से देखिए, जैसे अगर 12 का गुणनखंड वृक्ष का है बनाने के लिए, क्या कहा है, 12 का गुणनखंड वृक्ष बनाए।
ठीक है, ऐसा कह दे क्वेश्चन में, पूछता है क्वेश्चन इस पर गुणनखंड वृक्ष बनाने के लिए, इसलिए ध्यान से इसको समझते हैं। कह दिया क्वेश्चन कि 12 का गुणनखंड वृक्ष बनाए, तो हम क्या करेंगे, 12 को सबसे पहले देखिए ध्यान से, 12 को आप लोगों को तोड़ने आता होगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में, पीछे भी हम बता चुके हैं। क्या करना है, इसको एकदम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाने का कोशिश करना है। अगर उससे नहीं करता है तो उससे बड़ी अभाज्य संख्या, उससे नहीं करता तो उससे भी बड़ी अभाज्य संख्या से हम क्या करेंगे, कटाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए 2 से आराम से कट जाएगा, 2 छके 12, फिर 2 से कट गया, 2 3 6, फिर अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 इकाई 3। आ रहा है बात समझ में, यहां तक आ गया। तो आपको 1 तक नहीं जाना है, आपको क्या करना है, 1 तक नहीं जाना है, आपको यहीं तक रखना है, ठीक है, बस अभाज्य संख्या तक, ठीक है। आपको क्योंकि 1 तो अभाज्य संख्या है नहीं। तो चलिए अब 12 का गुणनखंड वृक्ष हम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे ऐसे लिख देना है 12, ठीक है। पहला बार इसको क्या करेंगे, हम 2 से तोड़ेंगे, क्या करेंगे, 2 से तोड़ेंगे। तो जब 2 से तोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, ध्यान दीजिए, जब 2 से हम तोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6, 2 6 12। फिर हमने क्या किया, इसको फिर 2 से तोड़ा, फिर हमने क्या किया इसको कि फिर 2 से तोड़ा, अब फिर अब की बार 2 से तोड़ा, तो अब की बार क्या आया आंसर, 3। अब इसके बाद 3 को तो हम तोड़ नहीं सकते, तो जहां तक हम हमारा ये गुणनखंड खत्म हो जाएगा, कहने का मतलब जहां अब इसको हम आगे नहीं तोड़ सकते अभाज्य गुणनखंड के रूप में, वहीं हमारा यहीं तक क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। आ रहा बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो चलिए आगे और देख लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमको क्या दिखाना है, 96 का अगली बार लिए थे एग्जाम्पल, 96 का ही दिखा लेते हैं, ठीक है। आ रहा बात समझ में। तो 96 में देखिए क्या हो जाएगा, 96 को पहले ऐसे करिए, 2 से कितना 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, इतना तक हम कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, ठीक उसको भी ऐसे करेंगे, क्या, ध्यान से देखिए, हम ये गुणनखंड कर लिए, गुणनखंड आपको आ रहा होगा समझ में। इसको क्या करेंगे, बस इसी को इसमें गुणनखंड वृक्ष के तौर पे दर्शा देना है। चलिए इसको आप देख देख के दर्शाइए या ऐसे भी दर्शा सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 2 से कट रहा है तो 2 से ऐसे करके कटा दीजिए। 2 से कटेगा, कई बार में जाएगा भाई, तो 2 से कटेंगे तो 48 बार में जाएगा। फिर अब इसको काटिए, फिर इसको काटेंगे 2 से, तो कई बार में जाएगा, तो 24 बार में जाएगा, 24 बार में। फिर इसको काटिए 2 से, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो 2 से कटेगा तो 12 बार में जाएगा। फिर इसको 2 से काटिए, कटेगा आराम से, तो फिर 6 बार में जाएगा। फिर 6 को काटिए 2 से, जाएगा 2 से के बार में, 3 बार में। अब 3 तो कट नहीं सकता, तो यहीं पर आपका यहीं क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। आ रहा है बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलिए इस पर आगे जो पूछता है क्वेश्चन कि एलसीएम तथा एचसीएफ गुणनखंड विधि द्वारा, तो हम पीछे के वीडियो में बता चुके हैं। चलिए आराम से एक बार और एग्जांपल के तौर पे लेके एगो क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्लियर है। इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। दीजिएगा, हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम एचसीएफ तथा एलसीएम निकालने की विधि को बता चुके हैं। अगर आप इस विधि को अच्छे तरीके से अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उस वीडियो को जाकर आराम से पहले देख लीजिए। वो शायद पहला मेरा लेक्चर है या हाँ पहला या दूसरा लेक्चर है, उसमें जाकर के आराम से आप देख सकते हैं। इसके बाद इसको आसानी से बना लेंगे। चलिए एक बार फिर से हम यहाँ पर भी समझा देते हैं, क्लियर है। इसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। लौसा और मौसा के रूप में एक और हम बात बताए थे, जिसको आगे हम बता रहे हैं। पहले इसका क्या करते हैं, एचसीएफ तथा एलसीएम हम लोग निकालते हैं। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले हम क्या बताएं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो चलिए दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इसका 2 से करेंगे कितना जाएगा बताइए, 2 से 36 कटेगा। फिर 2 से कितना जाएगा 18, फिर 2 से कटेगा कई बार में, 9 बार में। फिर 2 से अब तो नहीं कटेगा, तो अब क्या अगली संख्या 3 से कटाने की कोशिश करेंगे। 3 से कट रहा है, 3 से कट गया। अब देखिए, अब इसके बाद 3 से 1 चला गया। आ रहा है बात समझ में, ये हो गया आपका 72 का। इसके बाद 84 को करिए, 2 से कितना बार में, 42 बार में। फिर 2 से 21 बार में। फिर 2 से तो अब नहीं जाएगा,
तो कैसे करेंगे 3 से, तो 3 से देखिए 3 7 21, फिर 7 से के बार में एक बार में। वैसे यहाँ पर एक ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक भी अगर छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिल पाता है, होता क्या है कि जब इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिल पाता है, वहां पर हम क्या लेते हैं, एक लेते हैं। आ रहा बात समझ में, इसलिए एक को लिख देते हैं। अगर एक आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड में क्या एक तो नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में जब हम गुणनखंड कर रहे हैं तो यहाँ पर तो एक आराम से अभाज्य गुणनखंड ले सकते हैं ना, तो 3 इकाई 3 हो गया। फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 7 से 7 इकाई 7 हो गया। आ रहा बात समझ में, तो ये एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। हमको मेन काम किससे है, अभाज्य संख्याओं से है। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 72 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3, ऐसा है। और इसके बाद 84 मतलब 84 बराबर क्या है, 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 7, यही है। आ रहा बात समझ में। अब क्या है कि हम बताए हैं कि एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है और एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पहले एचसीएफ लिख लीजिए, किसका किसका, तब 72 और 84 का। तो ध्यान दीजिए, हम बताए हैं कि एलसीएम एचसीएफ में क्या होता है, देखिए ध्यान से, क्या बताए हैं कि एचसीएफ में क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन रहता है, जो दोनों में देखिए कॉमन है, इसके बाद ये 3 कॉमन है, इसके बाद तो कोई कॉमन नहीं है, तो जो दोनों में रहता है या 3 को रहेगा तो तीनों में रहना चाहिए, 4 को रहता है तो चारों में जो है उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो 3 दोनों में क्या है, ये कॉमन है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, मतलब कि 12 ही एक ऐसा संख्या है जिससे कि इन दोनों में भागा लग सकता है। आ रहा है बात समझ में। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या विधि बताए हैं, एलसीएम निकालने के लिए क्या विधि बताए हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी संख्या है गुणनखंड के रूप में। तो 2 है, 3 है, इसके बाद 7 है। तो 2 सबसे अधिक बार किसमें आया है, 72 में। के गो आया है, तो 3 गो 2 आया है, तो 2 3 गो यहाँ पे लिख देंगे। आ रहा है बात समझ में। इसके बाद देखिए 3 के गो आया है सबसे अधिक, इसमें आया है 72 में, क गो, तो 2 गो, इसको लिख देंगे। इसके बाद और देखिए, अब देखिए 3 तो इसमें भी आया है, 2 इसमें भी आया था, लेकिन इसको क्यों नहीं लिखे, तो इसको बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, अधिक बार जिसमें आया रहेगा उसी को लिख देंगे। आ रहा है बात समझ में। इसके बाद देखिए अब 7 के बार आया है, एक बार आया है, वो 84 में खाली आया है, तो इसलिए इसको लिख देंगे। अब गुणा करिए, देखिए तो ये गुणा कर लेते हैं अब, तो क्या हो जाएगा, 70 के 21, 21 3 63, 63 दूना के 126, 126 दूना के 252, 252 दूना कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 504। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। अब चलिए देखिए ध्यान से, ये हमारा एचसीएफ हुआ 12 और एलसीएम कितना हुआ, 504। कहने का मतलब कि 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे कि इन दोनों में भागा लग सकता है, और 504 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें कि इन दोनों से भागा लग सकता है। यही ना होता है एलसीएम और एचसीएफ का मतलब। अब चलिए आगे समझते हैं, इसमें एक एलसीएम और एचसीएफ पर एक बहुत ही बढ़िया कंक्लूजन होता है, ध्यान से समझिए। यदि 2 संख्याएं ए तथा बी हो तो ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। किसका किसका, एलसीएम और एचसीएफ, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का। ठीक है, आ रहा बात समझ में। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 2 गो संख्या दिया हुआ है, अगर 2 गो संख्या दिया हुआ है, तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो इन दोनों संख्याओं के लॉस और मौस के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। आ रहा बात समझ में। और इस कंक्लूजन का प्रयोग हम लोग इस आगे आने वाले चैप्टर में बहुत ही बढ़िया से करने वाले हैं, इसलिए इसको क्या करिए, याद कर लीजिए। क्या है कि यदि 2 संख्याएं ए तथा बी है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा इन संख्याओं के दिए गए लॉस और मौस के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। आ रहा बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो चलिए हम इस कथन को क्यों नहीं चेक कर लेते हैं कि हमारा कथन जो ये हम लिखे हैं यहाँ पर वो सही है कि गलती। तो हमारे पास यहाँ पे 2 एग्जांपल है, ए बराबर कितना मान लेते हैं 72 और बी बराबर कितना है 84। तो ए गुणे बी निकाल लेते हैं। तो क्या है ए गुणे बी, 72 और गुणे 84, 72 और गुणे 84 गुणा करके देखिएगा तो आएगा 6048। कितना आएगा, 6048। आ रहा है बात समझ में। और इसका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करके देखिए, एलसीएम गुणे एचसीएफ। क्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ध्यान दीजिए, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है देखिए, तो 504 गुणे एचसीएफ कितना है 12। देखिए गुणा करिए, 12 चौके 48 और 12 पाँचे 60, तो कितना है ये 6048 आया कि नहीं आया। इसका मतलब कि ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
आ रहा है बात समझ में। तो ये वाला जो कंक्लूजन होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि मान लीजिए कि दो गो संख्या दे दिया है, उसका एलसीएम दे दिया, एचसीएफ पूछ देगा। चाहे दो गो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ दे दिया है, एक गो संख्या दे दिया है, दूसरी संख्या पूछ देगा। तो इस प्रकार से इस पर क्वेश्चन पूछते रहता है। आ रहा है बात समझ में। चलिए इस थ्योरी पर आधारित, इस आधारभूत प्रमेय पर आधारित एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे पूछता है उस क्वेश्चन को हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो चलिए ये किस पर आधारित है, तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय पर ही आधारित है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है क्वेश्चन कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, 6 के जगह पे कुछ भी दे देगा और पूछेगा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक से 0 पर समाप्त हो सकता है। कहने का मतलब कि 6 के पावर n किसी भी संख्या, प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब कि 1 से लेकर के अनंत तक कोई ऐसी संख्या है जिसको कि 6 का पावर रख देने पर इसका जो इकाई अंक आ जाए वो 0 आ जाए, ऐसा कोई है? तो चलिए इसको हम लोग क्या चेक करते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा, एकदम देखिए ध्यान से इसका सॉल्यूशन। क्या देखेंगे हम लोग, चूंकि 6 बराबर क्या होता है, 2 गुणे 3 होता है। 6 बराबर क्या होता है, 2 गुणे 3, मतलब कि 6 के लिए, 6 जो भाज्य संख्या है इसके लिए अभाज्य संख्या के रूप में 2 और 3 के अलावा कोई संख्या आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय यही कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और वह जो अभाज्य संख्या होगा वह क्या होगा, अद्वितीय होगा। कहने का मतलब कि उसके अलावा कोई दूसरा अभाज्य संख्या उसके गुणनफल में नहीं आ सकता। आ रहा है बात समझ में। तो चलिए 6 बराबर 2 के पावर 2 गुणे 3 लिख सकते हैं और 6 के पावर 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 6 के पावर अगर 1 कर दिए तो 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1, या 6 के पावर 2 कर दिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 3 के पावर 1, या 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। इसको 2 गुणे 3 के पावर क्या लिख सकते हैं, 2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2। आ रहा है बात समझ में। ध्यान दीजिएगा, इसको ही ऐसे ऐसे अगर करें हम तो आगे ले जाकर के क्या, 6 के पावर n बराबर 2 गुणे 3 के पावर ही n लिखेंगे हम, या 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n लिखेंगे। आ रहा है बात समझ में, क्लियर है? तो अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि किसी भी ये 6 के गुणनखंड में, 6 के गुणनखंड में 2 और 3 के अलावा तो कोई संख्या नहीं है। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 होने के लिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 होने के लिए उसमें 10 का आना क्या है, अनिवार्य है। उसमें 10 का आना क्या है, अनिवार्य है। और 10 कहने का मतलब कि 2 और 5 दोनों, 10 कहने का मतलब कि 2 और 5 दोनों आना एकदम में क्या है, इंपॉर्टेंट है, एकदम जरूरी है। कहने का मतलब कि कोई भी संख्या हो उसका इकाई अंक 0 पर खत्म होने के लिए 2 और 5 दोनों का आना क्या है, एकदम कंपलसरी है। आ बात समझ में। तो जब 2 और 5 दोनों का आना जरूरी है, जबकि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय यही सुनिश्चित करता है कि 6 के गुणनखंड में 2 और 3 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है कि यह 6 का पावर जो n है वो 0 पर कभी समाप्त हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि 6 के पावर n का अंक 0 पर समाप्त होने के लिए 6 के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों का होना क्या होगा, अनिवार्य होगा। जबकि यहां पर क्या है, खाली 2 और 3 है। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या यही कहती है कि 2 और 3 के अलावा कोई दूसरा संख्या इसमें नहीं आ सकता। आ रहा बात समझ में। तो चलिए इस कथन को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, यहां 6 बराबर 2 गुणे 3 है, अर्थात 6 के गुणनखंड में 2 और 3 है, तथा किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में 2 और 5 क्या, 2 और 5 दोनों का होना अनिवार्य है। दोनों का होना क्या है, अनिवार्य है।
आ रहा है बात समझ में। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 पर समाप्त होने के लिए क्या है, उसमें 2 और 5 दोनों का होना क्या है, अनिवार्य है। आ रहा बात समझ में क्लियर। जबकि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय हमें यह सुनिश्चित कराती है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय हमें क्या सुनिश्चित कराती है कि 6 के पावर n में 2 के पावर n और 3 के पावर n के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आ सकती है। आ रहा है बात समझ में। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n का अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। आ रहा है बात समझ में। देखिए ध्यान से, यहाँ 6 में क्या है, 2 और 3 के अलावा तो कोई दूसरी संख्या हो ही नहीं सकती। तो 6 अर्थात 6 के गुणनखंड में क्या है, 2 और 3 है, तथा किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों का होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। जबकि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय हमें यह सुनिश्चित कराती है कि 6 के पावर n में 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आ सकती। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए उसका अंक क्या हो सकता है, 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्यों भाई, क्योंकि 2 और 5 दोनों चाहिए, जबकि इसमें क्या है, 2 और 3 है, 5 तो है नहीं। अर्थात क्या है कि 6 का पावर n जो है इसका अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि सारा चीज आप लोगों को क्या हो गया, आराम से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।